हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी मनोविज्ञान की थ्योरीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है जो कि आपके टीचिंग एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम था जीन पियाजे। आज हम लोग बात करेंगे, आप सामने देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, लेव वाइगोस्की साहब। हालांकि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे लेव वाइगोस्की साहब के बारे में। तो आप उन सभी लोगों से कहूँगा जो लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो इन थ्योरीज़ को मैं अच्छी तरह से समझा पाऊँ, क्योंकि ये आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो, डीएसएसबी हो, या यूजीसी नेट तक की जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लेव वाइगोस्की हो गया, जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग साहब हो गए, अभी हम लोग इसके आगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। जो भी यहाँ पे मैं थ्योरीज लेके आऊँगा वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। तो मैं इसमें क्वेश्चंस भी रखता हूँ आपको, जैसे थ्योरी आपकी कंप्लीट होगी वहाँ पे 2 क्वेश्चंस भी दूंगा। जीन पियाजे में भी मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने उसको कमेंट के माध्यम से नहीं बताया। कोई बात नहीं, आप भरोसा बनाए रखें, क्योंकि बात भरोसे की है और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को। धीरे धीरे करके आप लोग इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अभी आप इनको देखते रहिए और समझते रहिए, और आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि जब आप पढ़ा करें तो अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है दोस्त। आप क्या करिए, अपना पेपर उठाइए और पेन उठाइए, जो चीज़ें यहाँ पे हैं, कुछ चीज़ें बोलते टाइम पे यहाँ पे लिखी हुई नहीं होती हैं, तो आप उनको भी नोट डाउन करते रहें। आप पाएंगे कि एक वीक में या 8 से 10 दिन में आपके पास बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, और बहुत अच्छी थ्योरीज़ के साथ। उन सभी थ्योरीज़ को जब आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे रिवाइज करने के लिए, तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम करीब है आपका, और आप लोगों से यही कहूँगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जितनी भी मैं थ्योरीज़ कराऊँगा, और वहाँ से आप पढ़ने के बाद आपकी थ्योरी पार्ट्स और पेडागोजी पोर्शन बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। पेडागोजी का पोर्शन, जो भी थ्योरी पोर्शन है, मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। मैं उसके लिए कह रहा हूँ, वो आप कंप्लीट करा दूंगा, आप बस भरोसा करें। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग वाइगोस्की साहब के बारे में। लेव सिमोनोविच वाइगोस्की, इनका जो पूरा नाम है, इनका नाम है लेव सिमोनोविच वाइगोस्की, और ये रशिया में ओरशा नाम की जगह है, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, जो कि हुआ था 17 नवंबर 1896 को, और इनकी डेथ हो गई थी जून 11, 1934 को, ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। हो सकता है अभी ये क्वेश्चंस ये भी पूछ लें कि ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसकी डेथ ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो गई, जिसने संज्ञानात्मक पे बात करी है। अभी हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, आप समझ पाएंगे मैंने ये कौन सा शब्द बोला है। तो अभी आप इतना ही समझिए, जो भी चीज़ें सामने आ रही है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इनका पूरा नाम हो सकता है वो पूछ लें, क्योंकि अभी तक ऐसा नाम पूछा नहीं गया है, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए, क्योंकि अभी क्वेश्चंस बनाएंगे कहाँ से। इतने दिनों तक एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी सीटेट के, जैसे पिछली बार कई दिनों तक एग्ज़ाम चला था, तो वो क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से। पहले क्या होता था, 2 दिनों में, 1 दिन में परीक्षा ख़त्म हो जाती थी, सुबह और शाम की शिफ्ट में। अब ऐसा नहीं होता है, तो अब आपको डीपली सारी चीज़ों को पढ़ना भी पड़ेगा दोस्त। ठीक है, तो उनका पूरा नाम क्या है, लेव सिमोनोविच वाइगोस्की। जन्म कहाँ हुआ, उनका बर्थ प्लेस कहाँ है, ओरशा, जो कि रशिया में है, 1896 में, और उनकी डेथ जो हुई थी जून 11 में 1934 को, ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात मैंने करी है कंस्ट्रक्टिविटीज़म। ये जो वाइगोस्की साहब हैं, ये एक निर्मितवाद हैं, मतलब इन्होंने जो अपनी बात बोली है, ये रचनावाद के साइकोलॉजिस्ट हैं, ये निर्माणवाद के साइकोलॉजिस्ट हैं। कंस्ट्रक्टिविटीज़म इंग्लिश में बोल देते हैं, इनके सभी के ये हिंदी वर्जन नाम है। निर्मितवाद बोल देते हैं, रचनावाद बोल देते हैं, निर्माणवाद बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ से इन लोगों ने चीज़ें करी हुई हैं। कंस्ट्रक्टिविटिज्म के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविटिज्म या निर्मितवाद होता क्या है। निर्मितवाद जहाँ से चीज़ों का निर्माण होता है, ठीक है, रचना होती है। तो ये जो वाइगोस्की साहब हैं, पियाजे साहब हैं, ये दोनों ही कंस्ट्रक्टिविटिज्म है, मतलब इन्होंने रचनावाद की तरफ अपने जो भी बातें बोली हैं इसमें बोली हैं। बट इन दोनों लोगों का बोलने का तरीका अलग रहा है।
वहीं पे अभी हम लोगों ने पियाजे साहब को पढ़ लिया था, आपको याद होगा पियाजे साहब ने बोला है कि जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान की रचना खुद ही करते हैं। आपने जो पुरानी क्लासेस है, जिन लोगों ने चैनल पुरानी क्लास नहीं देखी है पियाजे साहब की, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार उस क्लास को भी देखिए, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो। तो इन्होंने संज्ञानात्मक बात कही है, किसने? पियाजे साहब ने। और इन्होंने बोला है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान की रचना खुद ही करते हैं, खुद से अपने ज्ञान की रचना करते हैं, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी, संज्ञानात्मक की बात करी। संज्ञानात्मक चीज़ क्या होती है? मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। संज्ञानात्मक वो चीज़ होती है जहाँ से हमारे मानसिक चीज़ों को रिलेट करके हम चलते हैं, चिंतन प्रक्रिया हो जाती है, वो चीज़ें संज्ञान में चीज़ें आती हैं। संज्ञान का मतलब जो भी हमारे मेंटल पर्सपेक्टिव की बात हो जाती है वो हमारे संज्ञान की चीज़ें हो जाती हैं। वहीं पे वाइगोस्की साहब ने क्या बात बोली कि हर बच्चे में विकास तो होता है, मतलब बच्चा जो है अपने ज्ञान की रचना समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके करता है। मतलब समाज के साथ परस्पर बातचीत करने के बाद उसमें जो नॉलेज आती है वो वहाँ से लेता है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है, वाइगोस्की साहब भी कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी देते हैं, पियाजे साहब भी कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी देते हैं, बट दोनों के तरीके अलग हैं। दोनों लोग ये बताते हैं कि जहाँ पे पियाजे साहब ये बताते हैं बच्चा जो है अपने ज्ञान की रचना खुद करता है, बट वाइगोस्की साहब इस बात को बोलते हैं कि बच्चा जो है अपने ज्ञान की रचना समाज के साथ अंतःक्रिया करके करता है, मतलब सोशल इंटरेक्शन करता है। तो वाइगोस्की साहब जो है सोशल चीज़ों पर ध्यान देते हैं और ये कहते हैं कि खुद से ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। पियाजे साहब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज हम लोग वाइगोस्की साहब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बहुत। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही पूरे निचोड़ के साथ एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे वाइगोस्की जहाँ पे भी आएंगे वहाँ पे सोशल चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। जहाँ पे आपको सोशल दिख जाए तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं वाइगोस्की साहब जुड़े होंगे। अगर वहाँ पे वाइगोस्की नहीं है तो इट मीन्स ये गलत है। वाइगोस्की साहब होंगे जहाँ, क्योंकि इन्होंने समाज से रिलेटेड ही सारी चीज़ें कही हैं। तो आप लोग समझ गए। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट जो रचनावादी है, तो रचनावादी ये भी हैं, वाइगोस्की भी हैं, पियाजे भी हैं, बस दोनों के तरीके अलग हैं। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी पियाजे साहब ने, और वाइगोस्की साहब ने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी, मतलब समाज से रिलेटेड थ्योरी दी। ये परिभाषा भी है इनकी। तो दोनों ने अलग अलग तरह से अपनी बात रखी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपसे कोई बोल देता है निर्मितवाद क्या है, निर्मितवाद वो चीज़ें हैं जहाँ से आपके नॉलेज या चीज़ों को हम निर्माण करते हैं। देखिए निर्माण तो हो ही रहा है, बट अलग अलग तरह से हो रहा है। ये बात इन दोनों लोगों ने अपने अपने तरीके से बोली है। इन्होंने बोला है कि जो भी बच्चे चीज़ें अर्जित करते हैं वो कहाँ से करते हैं? समाज से करते हैं। ये किसने बोली है? वाइगोस्की साहब ने बोली है। इन्होंने क्या बोला? बच्चे जो है खुद से ही सारी चीज़ों को एक्वायर कर लेते हैं। किसने बात बोली है? पियाजे साहब ने। बस यही सारी चीज़ें हैं। पियाजे साहब की थ्योरी को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं, और वाइगोस्की साहब की थ्योरी को हम सोशियो कल्चरल थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने समाज से रिलेटेड थ्योरी को दिया है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कौन सा कंस्ट्रक्टिविटिज्म है, साइकोलॉजिस्ट है इसमें से, तो वहाँ पे आप इन दोनों को कंस्ट्रक्टिविज्म में रख सकते हैं। बस दोनों के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोनों लोगों ने यही बात बोली है। जहाँ पे वाइगोस्की साहब ने ये बात बोली है, उन्होंने कहा है कि बच्चा जो है अपने ज्ञान की रचना समाज के साथ अंतःक्रिया करके करते हैं। ये क्वेश्चन आता है दोस्त, ये पेडागोजी में क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लेते हैं। वहाँ पे ये ऑप्शन होगा, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए होंगे, वाइगोस्की, पियाजे या 2 कोई अदर मनोवैज्ञानिक, और कथन दिए होंगे। तो कथन में आपको पहचानना होगा इन्होंने कौन सी बात कही है। अब समाज के साथ अंतःक्रिया करके करता है वो वाइगोस्की ने ही बात कही है, और जो खुद से करता है वो पियाजे साहब ने बात करी। तो ये दोनों बातें याद रखिए। वाइगोस्की ने क्या बोला है कि उन्होंने कहा है कि बच्चा अपने ज्ञान की रचना समाज के साथ अंतःक्रिया करके करता है। वो खुद से कुछ भी नहीं सीख सकता, समाज उसके लिए ही सब कुछ है। जो भी चीज़ें सीखेगा वो समाज से ही सीखेगा। कौन कहता है? वाइगोस्की साहब कहते हैं। मगर पियाजे बोलते हैं कि उन्होंने बोला बच्चा जो है अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, इसमें समाज का कोई रोल नहीं है। वो जो भी सीखता है खुद से सीख लेता है, किसी भी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है उसको कोई भी ज्ञान अर्जित करने में, एक्वायर करने में, नॉलेज। और दूसरी बात वाइगोस्की साहब ने ये बोली कि
बच्चे में पहले विचार आता है और उसके बाद भाषा आती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि ये बात किसने बोली कि बच्चों में पहले विचार आता है और उसके बाद भाषा आती है। इसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? आप छोटे बच्चों को देखते हैं, वो बोल तो पाते नहीं हैं, मगर ऐसा तो है नहीं वो सोचते नहीं होंगे। भाई 1 साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, सोचता तो होगा ही। उसे दूध पीना है तो उसने सोचा, बट उस समय क्या है, वो बोल नहीं पाता है। क्या है, वो बोल नहीं पाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या बोला कि बच्चे में पहले विचार आते हैं और उसके बाद भाषा आती है। इसी पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आगे जो टॉपिक आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बट यहीं पे प्याजे साहब ने एक बात बोली, उन्होंने बोला नहीं, पहले भाषा आती है और उसके बाद विचार आते हैं। ये बात किसने बोली? प्याजे ने। तो ये दोनों में जो चीज़ें हैं, अंतर है, या आप इसको बहुत ही बारीकी से याद रखिएगा, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दोनों के दो पॉइंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिया जाता है, एक लाइन देखिए, किसने बोला है कि पहले बच्चे में भाषा आती है और बाद में विचार आता है? तो प्याजे ने बोला है। किसने बोला है कि पहले बच्चे में विचार आता है उसके बाद भाषा आती है? तो वाइगोस्की साहब ने बोला है। कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने यहाँ बोला है कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं से ही करते हैं? प्याजे साहब ने बोला है। और किसने यह बात बोली, बच्चे जो है अपने ज्ञान की रचना जो है समाज के साथ अंतःक्रिया करके करते हैं? तो वाइगोस्की साहब ने बोली है। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं चीज़ों को समझ पाऊँगा कि आप लोग अच्छी तरह से चीज़ों को समझ पा रहे थे, जिससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं और मैं चीज़ों को और बेहतर तरह से करने की कोशिश करूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब जो है वाइगोस्की साहब जाने किस लिए जाते हैं, हम लोग ये यहाँ पे मैं पॉइंट्स दिए जा रहा हूँ, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जाने जाते हैं सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, क्योंकि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करी है। वो क्या है वो हम आगे बात करेंगे। इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करी है। ठीक है, देखिए संज्ञानात्मक की बात उन्होंने भी करी है, मगर उन्होंने सामाजिक नहीं, उन्होंने बौद्धिक तौर पर करी है, खुद से ही ज्ञान अर्जित करते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक की बात कैसे करी है कि समाज से संज्ञानात्मक विकास करते हैं। दोनों में फ़र्क इतना ही है, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी देते हैं। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ZPD की बात की है। ZPD क्या होता है आगे बात करेंगे। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जिसको कि हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। वाइगोस्की साहब ने MKO की बात करी है, मोर नॉलेजेबल अदर। अब यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर्स में आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अच्छा, एक बात और आप लोगों से बोल दूँ, यहाँ पे मैंने टर्म इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हिंदी में नहीं लिखे हैं, आगे लिखे हैं। बट उससे पहले यहाँ पे न लिखने का कारण ये था कि आपको यहीं पे इस बात को समझाना कि कई चीज़ें जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, वहाँ पे बच्चे भी कहते थे सर मुझे इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, हिंदी में। तो अभी मेरा जो पर्सपेक्टिव मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं दोस्त, थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा अभी का टाइम है वहाँ पे हम लोग इस तरह से नहीं कह सकते कि हमको सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी ही पढ़नी नहीं। आप PRT के टीचर होने जा रहे हैं, जूनियर सेक्शन के टीचर होने जा रहे हैं, वहाँ पे आप इस बहाने को नहीं कर सकते कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए, अगर नहीं आ रही हैं तो उस पर आप ध्यान दीजिए और पढ़िए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं पढ़िए, आप पढ़िए और अच्छी तरह से करिए चीज़ों को। दोनों भाषाएं आप सीखिए, ये भी एक लैंग्वेज है, आप आसानी से सीख सकते हैं। तो MKO क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स, एक ज़्यादा जानकारी दूसरे से, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। एक टर्म आता है यहाँ पे स्कैफोल्डिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और ये जो ZPD है इनके ही दोनों ये पार्ट हैं। किसके? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के ही ये दोनों पार्ट हैं। कौन सा? MKO और स्कैफोल्डिंग। MKO क्या करता है? मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब अपने से ज़्यादा जानकारी किसी दूसरे में, किसी भी हमारे गार्जियन होता है, फ्रेंड भी हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, जो भी आपके पास होता है, उसके पास अगर आपसे ज़्यादा नॉलेज है किसी भी काम करने के लिए, आपको समझा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। और इसका फोल्डिंग क्या होता है? इसका फोल्डिंग होता है क्योंकि आपको एक पुश किया जाता है, कह सकते हो, जो भी आप स्टार्टिंग में चीज़ें करने लग जाते हैं
एक तकनीकी होती है, आपको सहायता प्रदान करी जाती है आपके काम करने के लिए, उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, स्कैफोल्डिंग देता कौन है आपको? वो देता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले आ जाते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स में सीधे तौर पे हम ऐसे ही समझ सकते हैं, जो भी नॉलेज है वो मोर है। मोर का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा नॉलेज है किसी दूसरे से। किसी दूसरे से कैसे? वो हमारा टीचर भी हो सकता है, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और हमारे साथ जो भी कोई है, वो हम कोई भी काम कर रहे हैं और अगर हम उस काम को सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं और हमने किसी से हेल्प ले ली, तो जिससे भी हम हेल्प लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मोर नॉलेजेबल अदर्स हो जाएगा। जैसे आप अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप हेल्प ले रहे हैं, आपकी एक तरह से हेल्प हो रही है। किस चीज़ की हेल्प हो रही है? आपके सीटेट की प्रिपरेशन में हेल्प हो रही है। हेल्प कर कौन रहा है? हेल्प कर रहा हूँ मैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे MKO कौन है? आपका टीचर हो गया, मैं आपका टीचर हूँ। आप दोस्त समझते हैं तो दोस्त हूँ आपका। ठीक है, तो MKO क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है हु व्हाट इज़ द MKO, या इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आपके सीटेट में आ जाते हैं। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये आपका साइकोलॉजिस्ट ही नहीं कवर हो रहा है, यहाँ पे आपका पेडागोजी पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं चीज़ों को। तो MKO क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो कि आपसे ज़्यादा जानकारी रखता है या आपको जो भी काम में आपके हेल्प करे। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब यहाँ पे आ जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का हिंदी में कई तरह से नाम इन्होंने दिया है। उसका नाम पाइट इन्होंने बोला है, मचान बोला है, और ढांचा उन्होंने नहीं बोला, ये हिंदी रूपांतरण है इसके। उन्होंने तो स्कैफोल्डिंग ही बोला, वो क्या जाने इन सारी चीज़ों को। तो हिंदी में कई सारे नाम इसके होते हैं, तो आप इसको याद रखिए। मचान और ढांचा इसलिए बोला गया कि इसको सहायता प्रदान करने की तकनीकी भी बोला गया है। ये शुरुआत में दी जाती है और ये टेम्परेरी होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? टेम्परेरी होती है। उससे पहले मैं आगे कुछ बढ़ूँ तो आपको बता दूँ, जो स्कैफोल्डिंग वर्ड है, ये सबसे पहले यूज़ करने वाले डॉक्टर जेरोम ब्रूनर थे। अगर ये कभी प्रश्न आ जाए कि स्कैफोल्डिंग का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो जेरोम ब्रूनर ने किया था। मगर इसको व्यवस्थापक या बहुत ही अच्छी तरह से इसका अगर हम कहें यूज़ किसने किया है, तो यूज़ जो किया है वो वाइगोस्की साहब है। बट सबसे पहले इसका यूज़ जो है ये इन्होंने ही किया था। इस शब्द को अगर कह सकते हैं विकसित किया है या इसके बारे में सबसे पहले निकल के आए, तो ये हैं जेरोम ब्रूनर साहब। मगर इसको विस्तृत तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से अगर यूज़ करने वाले हैं तो वो हैं वाइगोस्की साहब। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग वो होती है जो आप कोई भी काम करते हैं और उसको आपको शुरुआत में थोड़ी सी हेल्प कर दी जाती है, जो कि टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी का मतलब ये है कि आप काम करने, आपको थोड़ा सा एक पुशबैक दे दिया, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप घर वालों ने बोल दिया ये काम कर लो, अच्छा है, आप उस काम को करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप यूट्यूब में पढ़ने आए थे और आपको क्या किसी ने बोल दिया पढ़ लो जाके, आपका सीटी की परीक्षा है, तो आपने क्या, उन्होंने क्या बोला? एक स्कैफोल्डिंग दे दी। क्या उन्होंने क्या बोल दिया? आपको सहायता प्रदान कर दी आपके काम, लक्ष्य को पूर्ति करने में। इनडायरेक्टली वो किसी भी रूप में हो सकती है, उन्होंने डांट के बोला हो, कैसे भी बोला हो, बट उन्होंने आपको उस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि आप जाके अपनी प्रिपरेशन करिए। ठीक है, अब स्कैफोल्डिंग क्या है? ये आपको सहायता प्रदान करती है किस चीज़ में? काम को करने के लिए। उन्होंने बोला, और आप क्या कर रहे हैं? आप अपने स्कैफोल्डिंग के द्वारा सॉरी, स्कैफोल्डिंग जो है वो आपको सहायता मिल रही है। किससे मिल रही है? MKO। MKO कौन है आपका? अभी यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स। और मैं आपकी क्या कर रहा हूँ? स्कैफोल्डिंग कर रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? चीज़ों को समझा रहा हूँ आपको। तो वही जो आपको मैं सहायता प्रदान कर रहा हूँ आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, मैं आपकी स्कैफोल्डिंग कर रहा हूँ। और मैं हूँ क्या? MKO। तो MKO क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स होता है। अब स्कैफोल्डिंग आप समझ पा रहे होंगे, स्कैफोल्डिंग होती क्या है? स्कैफोल्डिंग, आप जो भी काम करते हैं आपको एक पुश बैक ऑप्शन दिया जाता है, या हम कह सकते हैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दे देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, यह सहायता प्रदान करने की तकनीकों को हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे बच्चे बिना किसी की सहायता के वो काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक टाइम होता है आप सारा काम खुद कर लेते हैं, बट
उसी के बाद एक ऐसा समय आ जाता है जहाँ पे आपका विराम लग जाता है, आप उन चीज़ों को नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत होती है एक MKO की। और जब आप वो काम नहीं कर पाते हैं एक फील्ड से दूसरे फील्ड में पहुंचने के लिए, तो हम उस जोन को बोलते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे आप देखिए यहाँ पे दोस्त, ये जो आपका काम था, यहाँ पे आप खुद हैं। आपने क्या किया, अभी आपका जो सीटेट की प्रिपरेशन है वहाँ पे आपने आपका यूट्यूब ओपन करके मोबाइल निकाल के आप यहाँ पे पढ़ने लग गए। बट अब एक यहाँ पे, तो वो कौन सा टाइम था, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। वहाँ पे आप किसी ने थोड़ा सा पुशबैक किया और इसके फोल्डिंग कर दी और आप पढ़ने लग गए, ठीक है। अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या, आपका सिलेबस समझने में, आपको कोई टॉपिक समझने में। तो क्यों, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब वो आपका जो एक चीज़ आपने यहाँ पे स्टार्ट तो कर ली, मतलब आपने स्टार्ट कहाँ पे किया था, ये जो थिंग्स द लर्नर्स कैन ओन, जहाँ पे आपने खुद ने यहाँ तक चले आए हैं, स्टार्ट कर लिया। बट वहाँ पे एक ऐसा जोन आ गया, ऐसा पार्ट आ गया जहाँ पे चीज़ों को आप नहीं समझ पा रहे हैं। एक ऐसा क्षेत्र आ गया है जहाँ पे आप अपने करियर को अचीव करने के लिए वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तब उस क्षेत्र को हम क्या करते हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप एक हेल्प लेते हैं MKO की, किसकी, मोर नॉलेजेबल अदर्स की। उस क्षेत्र को पार करने के लिए, आपने सक्सेस को अचीव करने के लिए वहाँ पे आप एक MKO की हेल्प लेते हैं। वो कौन होता है, वो होता है मोर नॉलेजेबल अदर। वो आपका टीचर भी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, और आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। सपोज़ करिए कि जैसे कि आपकी प्रिपरेशन चल रही है अभी सीटेट की, यहाँ पे आप बहुत ही कम मार्क्स लेके आते हैं। आप सपोज़ करिए आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं या कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, वहाँ पे आपको आपका सिलेबस नहीं पता है। ये एक लिमिटेड सिलेबस ही पता है आपको, बस यही पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम आया हुआ है और हमको इसकी प्रिपरेशन करनी है। अब प्रिपरेशन करेंगे कैसे, इसके एक टाइम, आपको जो मेन चीज़ थी वो तो पता ही है कि हाँ, हमें ये पता है कि हमें इसकी परीक्षा देनी है। अब इसमें कैसे देनी है ये आपको नहीं पता। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रोल होगा आपके टीचर का, आपके फ्रेंड का। वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। क्या बताएंगे, क्योंकि वो आपका ZPD जोन था, मतलब एक कैसा जोन था, एक जोन आ गया जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं पता हैं और वहाँ पे आपको चाहिए हेल्प। जब आप वो हेल्प चाहेंगे, उस हेल्प के द्वारा आप क्या करेंगे, अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को अच्छी तरह से एक शिखर पे लेके चले जाएंगे। मतलब आप वहाँ से अपनी परीक्षा को पास कर लेंगे। अब आप समझ पा रहे हैं पास कैसे किया। पास आपने किया क्योंकि आपको स्टार्टिंग में सिर्फ इतना ही पता था कि आपकी परीक्षा है, बट ये नहीं पता था उसको क्लियर कैसे करें। तो जो आपको पता नहीं था कि उसको क्लियर कैसे करें, उसी जोन को हम बोलते हैं ZPD। उस जोन को हम क्या बोलते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और उसी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन में जब हम हेल्प ले लेते हैं, मतलब किसी अपने जानकार व्यक्ति से जो कि मोर नॉलेजेबल अदर्स होता है, उससे जब हम हेल्प ले लेते हैं और अपने काम को कर जाते हैं, तो वो हम अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए दिया गया है, व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन, ये आपके स्टार्टिंग फेज होता है। व्हाट कैन बी नोन विद असिस्टेंस, मतलब कुछ चीज़ें हम वहाँ पे सीखते हैं। ये येलो पार्ट दिया गया है, ये आपका ZPD जोन है। उसके आगे का वो सारी चीज़ें हम सोशियो कल्चर से आगे समझेंगे उसको, बस अभी आपको ZPD जोन समझना है। दूसरा फिगर भी मैंने यहाँ पे दिया है, आप देखिए यहाँ पे आप खुद ही हैं, सेल्फ, उसके बाद अदर्स, फिर कल्चर प्लस इन्वायरमेंट। अदर्स वाला क्या है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, यही है आपका ZPD जोन। और ZPD जोन होता क्या है, द एरिया बिटवीन एक्चुअल डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट, मतलब वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का क्षेत्र जो होता है, वो होता है आपका ZPD। अब यहाँ पे संभावित क्षेत्र क्या है, मतलब एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है, एक्चुअल डेवलपमेंट आपका है ये सेल्फ। ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देते हैं AC, एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। और फिर ये आपका संभावित क्षेत्र ये वाला है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये आपको हम बोल देते हैं PD, पोटेंशियल डेवलपमेंट। ये क्या है आपका PD। तो इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट आ गया, इस क्षेत्र को हमने क्या बोला, ये वाला जो पार्ट है ग्रीन वाला, ये क्या है, ये आपका है ZPD। ये क्या है, ZPD। इस जोन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको MKO मिल जाएगी। MKO
से क्या मिल जाएगी, स्कैफोल्डिंग मिल जाएगी इस तरह से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपने अपने चीज़ों को क्लियर कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ZPD जोन आप क्लियर करके अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो यही होता है ZPD। उम्मीद करता हूँ आपको ZPD समझ में आया होगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वह होता है कि वह एक ऐसी सीमा होती है जहाँ पे हमको अपने किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, सहायता लेनी पड़ती है उस जोन को क्लियर करने के लिए। सपोज करिए आपके घर में एक सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है, या सीढ़ी लगाते हैं किसी बच्चे के लिए, छत पे चढ़ना है। उसने ये देखा कि वहाँ पे मुझे छत पे जाना है, बट उसे ये नहीं पता है जाना कैसे है। तो आपने क्या किया, उस बच्चे के स्कैफोल्डिंग कर दिया, वहाँ पे आप एक सीढ़ी लगाई, उसको एक अपना बैग लेके आ गया, उसे छत पे पढ़ने जाना है। तो आपने क्या किया कि ठीक है, उसे ये नहीं पता है कि वहाँ पे छत पे जाना कैसे है। आपने क्या किया कि एक सीढ़ी लगाई और उसको एक रास्ता दिखा दिया कि आप इससे निकल के आप ऊपर चले जाइए। क्यों? वो एक उसका जोन था, छत से लेकर नीचे तक जहाँ पे वो खड़ा था, उसको ये नहीं पता था उसको जाना कैसे है। सीढ़ी भी नीचे रखी हुई थी, बट आपने क्या किया, आपने जो है उसकी बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प कर दी। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी थी, सीढ़ी लगा लेंगे तो इससे आसानी से चढ़ के चले जाएंगे। वो सीढ़ी क्या हो सकती है, आपके एग्ज़ाम के रूप में, जैसे कि आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है, जैसे आपको ये मैंने अभी पहले ही बताया कि आपको सिर्फ इतना ही पता है कि मुझे सीटेट की परीक्षा देनी है। आपको किसी भी एग्ज़ाम्स की परीक्षा देनी है। परीक्षा में क्या है, आपको बस यही पता है कि हम फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम देके चले आएंगे, बट आपको सिलेबस नहीं पता है। क्या बीच में आपको सिलेबस नहीं पता है? आपको ये भी नहीं पता है कि थ्योरी, सपोज करो आपको सिलेबस भी आता है, बट उसमें ये भी नहीं पता है कि इसमें से हम सिलेक्टेड कैसे पढ़ें। तो वहाँ पे काम होता है MKO का, मोर नॉलेजेबल अदर का। जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और आपके टीचर, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो जहाँ पे वो बताते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जो कि आपका होता है ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं पता होती है और आपके MKO को ज़्यादा पता होती है, जो कि मोर नॉलेजेबल अदर होता है। तो यही होता है ZPD। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, आपको पता चल गया होगा। स्कैफोल्डिंग एक तरह से मचान होती है, एक तरह से कह सकते हैं सीढ़ी होती है, जो आपकी शुरुआत करती है चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी आपको पता चल गया और MKO भी आपको पता चल गया। MKO इज़ व्हाट? मोर नॉलेजेबल अदर्स। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, इन्होंने अभी शुरुआत में मैंने बात करी थी, इन्होंने बात किस पे करी थी? इन्होंने बोला था भाषा और विचार पे इन्होंने बात करी थी। इनकी किताब भी है थॉट्स एंड लैंग्वेज करके, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला भाषा और विचार आते कैसे हैं, या किन किन तरह से हम भाषा और विचार, एक सामाजिक भाषा भी होती है जो कि सोशल ओरिजिन से आती है, एक आंतरिक भाषा भी होती है, इंटरनल स्पीच जिसको कहते हैं, सेल्फ टॉक भी इसको कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो खुद से बात करते रहते हैं, खुद से ही बात करते थे। उन्होंने प्लेन उठाया और उसको उड़ाते ये गया और ये अभी जाकर दीवार में लड़ जाएगा, वो ऐसे ही बात करते थे, अरे हम इसको ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उन्होंने बोला चलो ठीक है, ये खाना खाते हैं, ये कुछ भी करते हैं, वो आपस में बात करते हैं। आपने देखा होगा सेल्फ टॉक करते रहते हैं। वो कैसी होती है? वो उनकी इंटरनल स्पीच होती है। कैसी होती है? इंटरनल स्पीच होती है। वो सामान्यतः 3 से 7 साल के बच्चे ऐसा करते हैं। इसके बाद करते क्या हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, उनका वो स्वभाव हो जाता है, और वो होता है, वो बिना स्पष्ट रूप से बोले ही कोई कार्य करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। धीरे धीरे ऐसा करते हैं, हालांकि शुरुआत में ही नहीं ऐसा कर लेते हैं, बट वो क्या होता है कि शुरुआत में तो वो क्या करते हैं, शुरुआत में वो खुद से ही बात करते हैं, खुद से बुदबुदाते रहते हैं। क्या कहते हैं कि अच्छा हम अभी जाएंगे नहीं, अभी खेलेंगे, ऐसा करेंगे, ये आए हैं वो आए हैं, चलो इसको तोड़। क्यों? उनके अंदर ये सारी चीज़ें रहती हैं, बट धीरे धीरे ऐसा करते करते उनके अंदर ईगोसेंट्रिक स्पीच जिसको हम बोलते हैं, जिसको कि आत्म केंद्रित संभाषण बोलते हैं, उसको जो है आंतरिक संभाषण, जो हमारा इनर स्पीच है, उन दोनों को इंटरनलाइज कर ले जाते हैं, मतलब आंतरिकृत करके वो, और उनकी एक प्राइवेट स्पीच जिसको हम अभी बोल रहे हैं ना, ये निजी संभाषण, ये डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है? ये सारी चीज़ें उनमें डेवलप हो जाती हैं। धीरे धीरे वो सेल्फ टॉक करते करते उनमें एक प्राइवेट स्पीच डेवलप हो जाती है। आधी ऐसे निजी प्राइवेट स्पीच का उपयोग करने लग जाते हैं। और वाइगोस्की साहब ने यह बात भी मानी है कि जो बच्चे इस चीज़ में दक्ष हो जाते हैं, मतलब खुद से ही आंतरिक रूप से बात करने लग जाते हैं, वे आगे चलकर चिंतन के रूप में दिखलाई देते हैं। मतलब वो बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो, तो इन्होंने बात बोली कि
जो बच्चे होते हैं करते क्या हैं, वो जो आत्म केंद्रित संभाषण होता है उसको आंतरिक संभाषण के साथ इंटरनलाइज कर ले जाते हैं और आगे चलकर उनके जो है चिंतन के रूप में दिखलाई देते हैं। तो वाइगोस्की इस बात को मानते हैं कि जो ऐसे बच्चे होते हैं वो अधिक से अधिक प्राइवेट स्पीच का उपयोग करते जो हैं वे सामाजिक रूप से उन बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा ही दक्ष होते हैं, मतलब कुशल होते हैं, कह सकते हैं बहुत ही एक्टिव होते हैं, जो इस भाषण का उपयोग नहीं करते हैं। मतलब ये एक ठीक चीज़ है उन्होंने बोली कि बच्चे धीरे धीरे, जैसे अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग कोई भी चीज़ बोल के तो बोलते नहीं हैं, मन में ही चीज़ों को बोलते हैं और मन में ही अपने प्लान डिसाइड कर लेते हैं, अच्छा ये करेंगे अंदर ही अंदर बिना बोले हुए। बच्चे क्या करते थे स्टार्टिंग में, तो वो सेल्फ टॉक करते थे, बात करते थे, खुद से ही बात करते थे, नहीं मुझे खाना खाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट धीरे धीरे वो चीज़ों को जब समझ पाए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो खुद से बात करने लगे, इनर आंतरिक संभाषण करने लग जाते हैं वो, मतलब खुद से बात करने लग जाते हैं धीरे धीरे। पहले सेल्फ टॉक करते थे बोल के, फिर धीरे धीरे उनमें वो सारी चीज़ें ईगो सेंट्रिक चीज़ें आ जाती हैं और उनकी एक प्राइवेट स्पीच हो जाती है जो कि किसी को नहीं पता चलती, धीरे धीरे इस तरह से वो चलती चली जाती है। तो इन्होंने बात करी है इंटरनल स्पीच की, सेल्फ टॉक की बात करी है, ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात करी है और प्राइवेट स्पीच, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। बट ये इनका समय काल क्या है, ये समय काल जो है 3 से 7 साल का है। यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा, इन्होंने इस चीज़ की बात करी है। तो बस इनके विषय में ज़्यादा पढ़ने वाली बात यही है ZPD के बारे में। इन्होंने भाषा और विचार में यही बोला है कि पहले क्या विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है। एक बात इन्होंने और बोल दी है जिसको कि इन्होंने बोला है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग होता क्या है, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं पारस्परिक शिक्षण। क्या बोलते हैं? पारस्परिक शिक्षण, जिसमें शिक्षक या अन्य कोई वयस्क, वो आपका टीचर हो सकता है या आपका दोस्त भी हो सकता है, बच्चा किसी क्रिया को ढंग से करते हैं, मतलब 2 लोग मिलके जब करते हैं, इसमें कि एक अन्य कोई भी दूसरा होना चाहिए, टीचर होना चाहिए और वयस्क होना चाहिए, जिसके द्वारा हम कार्य करने को अच्छी तरह से करते हैं और वहाँ से चीज़ों को सीखते हैं। वो होती है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल आप ऐसे ही समझ पा रहे होंगे कि एक दूसरे की हेल्प लेते हैं वहाँ पे, बट वो आपका टीचर हो सकता है या कोई वयस्क हो जाता है। ये टर्म है, मैंने आपको सिर्फ बता दिया, इन्होंने इसकी बात करी है। अगर क्वेश्चन आता है ये बात किसने बोली है, तो रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बात इन्होंने ही बोली है। क्वेश्चन है, उससे पहले मैं एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर देना चाहता हूँ और आप लोगों से बोलना भी चाहता हूँ। उम्मीद रखें, भरोसा रखें दोस्त, ये चीज़ें क्लियर होंगी। वाइगोस्की में बस इतना ही है, बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, बट यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्वेश्चंस आपके ZPD से आते ही आते हैं। उसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं डायरेक्टली, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ZPD, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD होता क्या है? ZPD एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमें किसी MKO की ज़रूरत पड़ती है हमें आगे के कार्य करने के लिए। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग जो होती है वो हमको हेल्प देता है हमारे कार्य को स्टार्ट करने के टाइम पे, और ये टेम्परेरी हेल्प होती है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं वो हमको एक हेल्प करता है। स्कैफोल्डिंग क्या करता है? एक मचान है, ढांचा है, छत पे पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है, जहाँ से कोई हमको बताता है कि हमको कैसे काम को करना है, ठीक है। तो वो स्कैफोल्डिंग होती है। MKO क्या होता है? MKO होता है मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि जानकारी रखता है अपने से ज़्यादा, तो वो होता है MKO। स्कैफोल्डिंग आपको पता चल गया, MKO पता चल गया और ZPD आपको पता चल गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं चीज़ों को समझ पाऊँ कि आप लोग समझ पा भी रहे हैं या नहीं। मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी भी सही हो रही है या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ दोस्तों कि अगर ये लेक्चर सही लग रहे हैं तो मैं, और इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है वो भी मुझे आप बताएँ, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को समझाने के लिए, और आप लोगों से यही कहूँगा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें और हेल्प करें मेरी। आप लोगों से मैं एज ए टीचर मैं यही कहूँगा कि मेरी हेल्प आप इस चीज़ में करें, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाते रहें, और अपना प्यार ज़रूर बताएं मुझे कमेंट के माध्यम से कि चीज़ों समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्त, आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। वाइगोस्की से रिलेटेड बस यही बात है। इन्होंने बात करी है ZPD की, इन्होंने बात करी है MKO की, इन्होंने बात करी है स्कैफोल्डिंग की, और सबसे पहली बात यह है कि जहाँ कहीं पे भी सामाजिक बात आएगी वहाँ पे वाइगोस्की साहब आएंगे ही आएंगे।
ठीक है, 2 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। प्लीज़ कमेंट करके इनके आंसर ज़रूर बताएं, इनके आंसर्स क्या हैं। मैं आपको आंसर्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप आंसर बहुत ही आसान है, आप आसानी से इनको कर पाएंगे। प्रश्न क्या है, सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किसी कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। इसमें से 4 कथन, इसमें से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। ऑप्शन सी उन्होंने दिया, बच्चे जन्म से शैतान हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। चौथी बात उन्होंने बोली, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। अब इसमें ऑप्शन बहुत ही क्लियर दिया गया है, इसमें ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ZPD। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीटेट में कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। अब देखिए, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, आपका ए है, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। बी, बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। दूसरा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंत, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्धता कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। आंसर बिल्कुल आपके सामने है, थोड़ा सा आप समझिए आपने ZPD क्या पढ़ा था और इसके आंसर को आप टिक करके बताइए। 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और फिर लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा, अभी आपका वीडियो कंप्लीट है, यहाँ पे मैं यही कहूँगा, फिर से लास्ट PPT में लास्ट ये चीज़ आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। आप लोगों से बस एज ए टीचर मैं यही हेल्प मांगूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि हम सभी लोग ज़्यादा लोग हों और चीज़ों को अच्छी तरह से आगे बढ़ के करें इसको। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं ये सारे टॉपिक्स आपके सीटेट में जो थ्योरी और पेडागोजी के हैं वो कंप्लीट करा दूंगा, जहां से आप आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही करते रहिए। जल्दी मैं आप लोगों के लिए दूसरा टॉपिक लेके आता हूं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा फिर आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए और एक टाइम आएगा, एक वीक के बाद, 8-10 दिन के बाद, जब हम लोग MCQs करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों को लेके, तब आप पाएंगे कि आपने जो थ्योरीज क्लासेस करी हैं उसके बेसिस पे MCQs आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वैसे भी मैं सारी क्लास के बाद MCQs कराता हूँ। ठीक है, अब आपको मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।